चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, है ना। लास्ट में आपको दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप वाला केस लिखवा दिया था। मैंने आपको ये बोला था कि ईए का जब भी क्वेश्चन आएगा, मेनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेल्टा एचईजी का मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेंशन टर्म है वो क्या बेटा, डेल्टा एचईजी। डेल्टा एचईजी का जब क्वेश्चन आएगा तो अगर ईए मोर पॉजिटिव है तो डेल्टा एचईजी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसमें हमने जब दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप की कहानी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि आपको सॉल्व शेल नंबर से नहीं करना होता ऐसे केसेस को जिससे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसका ईए क्या होता है, ज्यादा। इस कॉन्सेप्ट से या इस पैटर्न से आपको इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब एक रैंडम केस के ऊपर बात कर लेते हैं। हो गई बातें? बात करना हो तो मत बैठा करो, समझ में आ गई? बैठना है, इत्मीनान से बैठो, दरवाजे खुले, फीस भर दी तुम लोगों ने भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही बात बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। तो पढ़ो तो इत्मीनान से पढ़ लो, है ना। चलिए, यहां पर रैंडम केस के ऊपर बात कर रहे हैं बेटा। रैंडम केस में क्या कंडीशन बनती देखेंगे ध्यान से। सपोज आपको दिया कार्बन, दिया नाइट्रोजन, दिया ऑक्सीजन, और आपको एक एलिमेंट दे दिया आयोडीन, और बोला इसका ईए का ऑर्डर या डेल्टा एचईजी का ऑर्डर बना दो। डेल्टा एचईजी का ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ईए का ऑर्डर कैसे बनाएंगे? हम पहले ईए के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है ईए में कि आपको एंडो और एक्सो प्रोसेस को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। आप इनमें से एक बात देखिए, नाइट्रोजन हमें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि कैसा प्रोसेस है बेटा, एंडो, और बाकी सारे प्रोसेस कैसे, एक्सो। अगर नाइट्रोजन एंडो है तो एंडो ऑर्डर में कहां चला जाएगा, पीछे। ये तो सबसे पहला काम हो गया कि एंडो और एक्सो को आपने सेपरेट कर दिया। एंडो हमेशा ऑर्डर में पीछे जाएगा और एक्सो वाले हमेशा ऑर्डर में कहां जाएंगे, आगे। अब कार्बन, ऑक्सीजन और आयोडीन की बात आती है। जब आप एक्सो 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 की बात करेंगे तो एक्सो में आपको क्या देखना होता है, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए क्या होगा, ज्यादा। तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पर कार्बन को इनर्ट गैस बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पीछे, जिसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आगे, और जिसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो और भी आगे। इसमें मैंने एक बात और आपको कल बोली थी, जहां एक्सचेंज होता है वहां एक्सचेंज जरूर करना है। ये है P2, ये है P3, पर P2 P3 का एक्सचेंज ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वापस से एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये रैंडम वाला केस है, मतलब चाहे दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का केस आए, चाहे रैंडम वाला केस आए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा। और जहां पर एंडो एक्सो वाली बात आती है वो आपको लगा देना। तो ये यहाँ पर आके, है ना, ये जो ईए के ट्रेंड्स है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वो लाइन लिख ली थी सबने ना, कि जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होगा, ना, वो लिख लेना आप लोग, क्योंकि उसी से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस। चले, अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद कुछ और केसेस के ऊपर बात करें। कल डेल्टा एचईजी वाला मैंने इनर्ट गैसेस का आपको ऑर्डर लिखा दिया था कि इनर्ट गैसेस में सबसे कम पॉजिटिव डेल्टा एचईजी किसका था, हीलियम का, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेल्टा एचईजी किसका था, नियॉन का। उसमें क्वेश्चन लिखा दिए थे, मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन लिखाए थे उसके, कि नहीं लिखाए थे? नहीं लिखे थे, क्वेश्चन लिखो दो। पहला क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से किस तत्व का, निम्न में से किस तत्व का डेल्टा एचईजी, निम्न में से किस तत्व का डेल्टा एचईजी न्यूनतम धनात्मक होगा, न्यूनतम धनात्मक होगा, लीस्ट पॉजिटिव होगा। निम्न में से किस तत्व का डेल्टा एचईजी लीस्ट पॉजिटिव या न्यूनतम धनात्मक होगा? पहला ऑप्शन लिखे हीलियम, दूसरा ऑप्शन लिखे नियॉन, तीसरा ऑप्शन लिखे आर्गन, चौथा ऑप्शन लिखे क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, हीलियम, है ना। कल हमने वैल्यूज लिखी थी, हीलियम का वैल्यू कितना आता, +48, और बाकी सबका वैल्यू इससे तो ज्यादा ही था। अगला क्वेश्चन लिखे, यही क्वेश्चन रहेगा, बस न्यूनतम के बदले अधिकतम पॉजिटिव कर लीजिए। हाँ, नियॉन, आंसर नियॉन है। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन ये, बस न्यूनतम पॉजिटिव के बदले अधिकतम पॉजिटिव, अधिकतम धनात्मक कर लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। आंसर इस बार हो जाएगा नियॉन। नियॉन का वैल्यू +116 था, जो कि सर्वाधिक धनात्मक था उन सब इनर्ट गैसेस।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से किस परमाणु हेतु निम्न में से किस परमाणु हेतु इलेक्ट्रॉन का जुड़ना तथा इलेक्ट्रॉन का निकलना दोनों ही एंडोथर्मिक होंगे, पहला ऑप्शन लिखे लिथियम, दूसरा ऑप्शन लिखे कार्बन, तीसरा ऑप्शन लिखे ऑक्सीजन, लास्ट ऑप्शन लिखे नियॉन। करेक्ट आंसर इज नियॉन। इनर्ट गैस, देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो प्रक्रम है वो तो एंडो होता ही है। उदासीन परमाणु में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आई की बात हो रही है, आई फॉर न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज एंडो। लेकिन ये भी एंडो अगर चाहिए तो वो ग्रुप 2, ग्रुप 18 या नाइट्रोजन का ही हो सकता है। और ऑप्शन में आपको ग्रुप 18 में से कौन दे रखा बेटा? नियॉन। तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ऑक्सीजन तथा सल्फर में क्रमशः पहला तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम की सरलता का क्रम बनाए। जुड़ने के प्रक्रम की सरलता का क्रम बनाए, मतलब इजीली किस में जुड़ेगा, मतलब EA1 और EA2 पूछना चाह रहा है कायदे से आपसे। ऑक्सीजन और सल्फर है बेटा, और ऑक्सीजन और सल्फर है। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? EA1 की। और यहां पर हम लोग किसकी बात करने वाले? EA2 की। अभी EA2 की बात करेंगे हम लोग, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? माइनस। ठीक है ना, EA2 कह रहा हूं, पर हम लोग इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात कर रहे हैं। उदासीन परमाणु के लिए EA2 की बात कर रहा हूँ और ऋणायन के लिए EA1 की बात कर रहा हूँ, एक तरह से ऐसा। अब बताइए, ऑक्सीजन सल्फर में पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें जुड़ता है? सल्फर। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि सेम ग्रुप में पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में से थर्ड पीरियड वालों का ये ज्यादा हो। लेकिन जब O- और S- जुड़ जाएगा तब भी यही प्रक्रम फॉलो होगा। क्यों फॉलो होगा? यहां पर पहले से अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा था, अभी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रतिकर्षण और बढ़ गया होगा। और वैसे भी ये वाले प्रोसेस तो वैसे ही एंडो होते हैं, तो ये पहले से एंडो क्यों था? रिपल्शन। यहाँ तो और रिपल्शन बढ़ गया, यहाँ और रिपल्शन बढ़ गया। लेकिन हाँ, दोनों में से अभी भी सरलता किसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा? ये, क्योंकि इसका आकार क्या है? बड़ा, और इसका आकार क्या है बेटा? छोटा, तुलनात्मक रूप। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू का। उसके लिए ये बात समझनी जरूरी थी। पहले इस क्रम को बना ले आप, EA1 और EA2 का क्रम। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, नेक्स्ट लिखिएगा, ऑक्सीजन तथा सल्फर में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड डेल्टा HEG। ऑक्सीजन तथा सल्फर में सेकेंड डेल्टा HEG के लिए लगने वाली ऊर्जा के सही मान होंगे, ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान सुनना। आपसे क्वेश्चन में किसके बारे में बोला बेटा? सेकेंड डेल्टा HEG के बारे में बोला। ठीक है, सेकेंड डेल्टा HEG का मतलब है ये प्रोसेस एंडो होगा या एक्सो होगा बेटा? एंडो। और एंडो प्रोसेस है, इसका मतलब है सेकेंड डेल्टा HEG का वैल्यू कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। पहली बात तो ये पता चली, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जुड़ने का प्रक्रम हमेशा एंडोथर्मिक होता है। अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बेटा डेल्टा H का साइन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप देखिए, पॉजिटिव केवल इस और इस ऑप्शन, मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, साइन से ही पता चल जाएगा। अब बात आती है कि दोनों में से वैल्यू को देखें, कम और ज्यादा। एक बात बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में से दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम सरल किसमें होगा? ऑक्सीजन में या सल्फर? और इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हो और सरलता से जोड़ रहे हो, और इलेक्ट्रॉन जोड़ते वक्त आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है,
तो सरलता से इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब क्या होगा, आपको ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी, कम कम ऊर्जा लगाने पे अगर जुड़ जा रहा है मतलब सरलता से जुड़ जा रहा है, इसलिए सल्फर का वैल्यू कम आना चाहिए और ऑक्सीजन का वैल्यू क्या आना चाहिए, ज्यादा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सल्फर की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि ये मोर एंडो है। मोर एंडो मतलब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, ज्यादा इसमें फोर्स लगाना पड़ा और वहां पर आसानी से जुड़ रहा है, ये कंडीशन है। पहले लिख लो इसको, रीजन लिखवा देता हूं मैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में, ताकि बाद में पढ़े तो याद रहे किस तरह सॉल्व किया। चलो बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन बोल दे रहा हूं, एक बार लिख लेना। क्या बेटा, ये का किसमें, ये वाले में, ये क्रम बनाया तो ये में वैल्यू नहीं देगा, 0 0 देगा। एंडो है ना, एंडो है तो 0 0 देगा। ये का मान जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है उसमें ये का मान क्या होता है, 0। तो ये के लिए क्वेश्चन बनाएगा नहीं है, ये क्वेश्चन किस लिए बनेगा, डेल्टा एच के लिए बनेगा ना। ये तो 0 मानते जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता, इसीलिए। ठीक है, चले इसका रीजन बोल दे रहा हूं, लिख लेना। ऑक्सीजन तथा सल्फर में, ऑक्सीजन तथा सल्फर में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम, ऑक्सीजन तथा सल्फर में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो पहला तो ये हो गया कि भाई डेल्टा एच पॉजिटिव आने से दोनों के लिए, ऑप्शन सी और डी तो गलत हो गए, ए और बी पे आ गए। आगे लिखे, सल्फर में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम ज्यादा आसान होगा, सल्फर में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम ज्यादा आसान होगा, इसलिए लगने वाली ऊर्जा का मान कम होगा, इसलिए लगने वाली ऊर्जा का मान कम होगा, इसलिए लगने वाली ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए यहां पर आपको सल्फर की वैल्यू कम दिख रही होगी और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या दिख रही होगी बेटा, ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस के ऊपर। अब हमने आईई को पढ़ लिया, ईए को पढ़ लिया, अब अगला टॉपिक क्या आता है, अभी आई के ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ये के ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब अगला टॉपिक आता है कि आपको आई और ये मिक्स करके दे देगा क्वेश्चन। मतलब क्या करता है, एग्जाम में किसी तत्व का आई देकर किसी दूसरे का ईए पूछ लेगा, या किसी का ईए देकर किसी दूसरे का आई पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले वो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है आई और ईए का। तो देखिए आई और ईए ना लिख के मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, डेल्टा एचईजी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो डेल्टा एचईजी के बराबर ही होती है हमेशा। ठीक है, पहले उसको समझिएगा प्रोसेस को। एक्स लिया, एक गैसीय परमाणु हमेशा है ना, मैं परमाणु यहाँ पर जो भी लेके चल रहा हूँ हमेशा गैसीय रहेंगे, बात ध्यान रखिएगा। एक गैसीय परमाणु है और इसमें आपने इस प्रोसेस को देखो, पहले एक्स से एक्स प्लस बना रहा हूं, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है या इलेक्ट्रॉन निकाला है बेटा, निकाला है। और इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है, आईई, मतलब ये प्रोसेस क्या कहला गया, आईई। अब ये आई किसके लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त आपने इसको ऊर्जा दी होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उदासीन परमाणु के लिए आईई का प्रक्रम सदैव एंडोथर्मिक होगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब आप सोचिए, ये वाला प्रोसेस तो एंड हो गया, और ये जो ऊर्जा आपने दी है ये किसको दी है, एक्स प्लस को दी है या एक्स को दी है, एक्स को। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई ऑफ एक्स, मतलब एक्स को आई दी गई है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, साइन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ले रहे। अब इसको रिवर्स कर दे बेटा, इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये क्या दिखेगा, अभी ऐसे जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ऐसे जा रहे तो ऐसा दिखेगा, ये अभी ये रिएक्टेंट हो गया आपके लिए और वो प्रोडक्ट। तो एक्स प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़कर एक्स का निर्माण कर रहा है। तो किसी स्पीशीज में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ये प्रोसेस आई है या ई है बेटा, ई है। तो ई के बदले अभी मैं डेल्टा एचईजी लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है, जीरो यहाँ पर ले नहीं पाएंगे ई के लिए, तो इसीलिए डेल्टा एचईजी लिखा हूँ।
यहां पर मैंने लिख दिया डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स, क्योंकि ये डेल्टा एचईजी या जो भी ऊर्जा का अंतर आएगा या चेंज आएगा वो किसके लिए आ रहा होगा, एक्स प्लस के आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें जुड़ रहा है, एक्स प्लस। ये दोनों का मान बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, प्रोसेस रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में इतना पढ़ा होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें इधर का जो ऊर्जा का मान होगा और इधर का जो ऊर्जा का मान होगा हमेशा बराबर। बस फर्क क्या होता है, अगर एक प्रोसेस एंड है तो दूसरा एक्सो होगा, और अगर एक प्रोसेस एक्सो है तो दूसरा एंडो होगा। अब आप खुद बताइए ये वाला आई का प्रोसेस कैसा है, एंडो है या एक्सो है, एंडो, तो ये कैसा होगा, एक्सो। ये बात पक्की है, बस एक में प्लस साइन आएगा एक में माइनस आएगा, लेकिन हमने मॉड ले लिया है, मॉड का मतलब है वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसी तरीके से एक और केस को समझ रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम में आपको किसी उदासीन परमाणु का आई दे दे, बोलेगा कि सोडियम का आई इतना है, तो सोडियम के धनायन का डेल्टा एचईजी बता दो, क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। किसी भी उदासीन परमाणु का आई उसी के धनायन के डेल्टा एचईजी के बराबर होता है। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, सोडियम के लिए आया था, क्या क्वेश्चन दिया था अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, पहले यहाँ डिस्कस करते रहो। सोडियम का आई का मान 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सोडियम के कैटायन का डेल्टा एचईजी बता दो, आंसर क्या आएगा 5.1। अब क्योंकि मॉड लिया इसलिए 5.1, अगर बाई चांस ऑप्शन में प्लस 5.1 और माइनस 5.1 हो तो आंसर आएगा माइनस 5.1। क्यों, क्योंकि इधर वाला अगर प्लस 5.1 है इधर वाला माइनस 5.1 होगा, तो वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 5.10, 5.2, 5.3 ऐसा दिया है, सब प्लस 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 दिया, तो प्लस वाला टिक कर दो, 5.1 तो आना ही है, ये तो बात पक्की है। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस में घुमा घुमा के दे रखा है, तो फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में अगर प्लस दे रखा है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, क्वेश्चन में अगर माइनस दे रखा है तो आंसर में प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अभी उदासीन परमाणु और आयन के बारे में बात हुई, फिर से आयन और उदासीन परमाणु की बात करेंगे। इस बार हमने इलेक्ट्रॉन पहले निकाला था, इस बार इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ेंगे। किसी विलगित परमाणु में जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे होंगे तो इस प्रक्रम को क्या बोला जाएगा, डेल्टा एचईजी। और यहां पर जो भी ऊर्जा का अंतर आ रहा होगा वो किसके लिए आ रहा होगा, एक्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसमें गया है बेटा, एक्स में। तो आप देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स, इसका मॉड ले लिया। और जब हम इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे बेटा, तो ये प्रोसेस रिवर्स में x माइनस के लिए क्या बन जाएगा, IE। क्यों, x माइनस से x बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा देखने में, तो इसको बोल देंगे IE। पर ये IE किसके लिए बना, x के लिए बना या x माइनस के लिए बना, x माइनस। तो IE ऑफ x माइनस, इसका भी मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि प्रोसेस कैसी है बेटा, रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या निकल के आया कि आपको अगर बोले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना है, तो क्लोरीन माइनस के आई का मान बता दो, मान उतना ही होगा। अगर साइन दे दे तो बस प्लस माइनस का अंतर आएगा, बाकी वैल्यू उतनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पर न्यूट्रल के साथ कैटायन का कॉम्बिनेशन था, यहां न्यूट्रल के साथ एनायन का कॉम्बिनेशन। आप दोनों क्वेश्चन को देखें, जब उदासीन के साथ आयन, उदासीन के साथ आयन, और क्वेश्चन में आई और ई दिया हो, आपको ये दोनों रिलेशन यूज करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन किसका आएगा, आई और ई का, या आई और डेल्टा एच का। अब तीसरा इसमें एक और टाइप बनता है। अभी दोनों में हमने आई और ई जब कंपेयर किया तो हमने उदासीन के साथ आयन को कंपेयर किया। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जहां उदासीन के साथ उदासीन को ही कंपेयर किया जाता है। अभी उदासीन के साथ आयन थे बेटा, अब उदासीन के साथ उदासीन का कंपेरिजन करेंगे। एक बात बताइए, अगर मैंने एक्स और एक्स माइनस लिया और इन दोनों में क्या ये एक ही परमाणु की भिन्न भिन्न प्रजातियां है या नहीं है बेटा, है। और एक ही परमाणु की भिन्न भिन्न प्रजातियों में अगर मैं आपसे पूछूं जेड इफेक्टिव के बारे में, तो क्या इन दोनों के जेड इफेक्टिव का मान आप बता सकते हैं, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, एक्स का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका धनावेश ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। अच्छा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा क्या उसका आई भी ज्यादा होगा, यस, क्योंकि सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में, चाहे आई का क्वेश्चन है, चाहे ई का है, चाहे ई का है, कुछ भी है, इससे करना है जेड इफेक्टिव से, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आई ज्यादा। तो एक्स माइनस का आई और एक्स का आई निकालोगे तो आई किसका ज्यादा आएगा, एक्स का। एक बात तो यही। दूसरी बात, ये जो एक्स माइनस है, इस इक्वेशन को देखो, क्या ये आई ऑफ एक्स माइनस ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। और आई ऑफ एक्स माइनस को क्या मैं डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले, तो आई ऑफ एक्स
के बदले यहां पर आई ऑफ एक्स माइनस के बदले मैं लिखने वाला हूं डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स, ये लिख दिया मैंने। हमने क्या करा, इस इक्वेशन में से आई ऑफ एक्स माइनस की वैल्यू के बदले डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हमने ये किया कि हमने यहां भी उदासीन परमाणु ले आए और यहां पर भी उदासीन परमाणु ले आए, क्योंकि हमने उदासीन के साथ आयन की तुलना पहले कर ली, अब हमें उदासीन के साथ उदासीन की तुलना करनी थी, इसलिए हमें यह कारनामा करना पड़ा। इस रिलेशन को देखकर आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी उदासीन परमाणु में जब आई और किसी भी उदासीन परमाणु का जब ई है या डेल्टा एच की आप बात कर रहे होंगे, तो उदासीन परमाणु का आई का मान हमेशा ज्यादा ही होगा उसके डेल्टा एच की तुलना में, क्योंकि ये बात मैथमेटिकली प्रूव हो रही है आपके सामने। लेकिन ये बात सिर्फ उदासीन समान परमाणु के लिए, भिन्न परमाणु के लिए। अभी आपको देखो यहाँ एक्स और एक्स सेम दिख रहे हैं, तो समान परमाणु में उदासीन उदासीन की बात हो रही, ध्यान रखना। यहाँ पर तो उदासीन और आए नहीं, यहाँ पर उदासीन और उदासीन, दो उदासीन परमाणु लिए, एक्स और एक्स सेम एटम में। अगर उदासीन का आई ले रहे हो और उदासीन का डेल्टा एच ले रहे हो, कौन ज्यादा होगा? आई। आई हमेशा ज्यादा होता है ई से। कब? उदासीन में। आयन में तो बराबर हो सकता है, आयन में तो बराबर हो सकता है, उदासीन में हमेशा ज्यादा हो। यहां पर आपको इक्वेशन में दिख रहा है कि दोनों परमाणु सेम है, लेकिन भिन्न परमाणु आ जाए अभी भी ये बात वैलिड होती है। भिन्न परमाणु की ये बात हम लोग ऐसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, पर वैल्यू के आधार पे हम ये बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका आईई सबसे कम होता है वो होता है सीजियम, और पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका ईए या डेल्टा एचईजी सबसे ज्यादा होता है वो होता है क्लोरीन। इसका आई सबसे कम है और इसका ईए सबसे ज्यादा है। इसका जो ईए का मान है उससे भी ज्यादा इसकी आई का मान है पीरियोडिक टेबल में वैल्यूज देख के। तो सीजियम जिसका आई सबसे कम था वो सबसे ज्यादा ईए से भी ज्यादा है। इसका सीधा सीधा एक ही अर्थ निकलता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का भी आई ले लो और पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का भी ईए ले लो, आईई का मान हमेशा ईए से ज्यादा, भले परमाणु सेम हो या फिर परमाणु भिन्न ही क्यों ना हो, लेकिन परमाणु उदासीन होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयन में तो ये बात बराबर भी हो सकती है। पहले काम करें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई इसको नोट करें, फिर ये जो पॉइंट अभी बताया है कि आई हमेशा ज्यादा है, ई हमेशा कम होता है, वो लिखवाता हूं आपको, फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या फ्रेम होता है। चलो बेटा, है ना। अब ये रिलेशंस के बाद आगे के पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं क्या होता है, अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बोला मैंने आपको, जो एग्जाम में आया हुआ है कि सोडियम आई दे रखा था और Na प्लस का डेल्टा एचजी आपसे पूछा गया, तो वही क्वेश्चन एज इट इज आपको लिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा। यदि Na का आईई, यदि सोडियम का आईई
5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि Na का IE 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब तब Na प्लस का सोडियम आयन का, तब Na प्लस का डेल्टा HEG ज्ञात करें, तब Na प्लस का डेल्टा HEG ज्ञात करें। ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला ऑप्शन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लास्ट ऑप्शन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से आ जाएगा आंसर? फर्स्ट वाले रिलेशन से आप देख सकते हैं कि उदासीन परमाणु का आई और उसके धनायन का डेल्टा एचईजी हमेशा क्या मिलेगा बेटा? बराबर। अभी बाई चांस यहीं पर ऑप्शन में 5.1 में दो ऑप्शन होते हैं, +5.1 -5.1, तो आंसर क्या आता? -5.1, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस वाला दिया हुआ है, आंसर में माइनस आएगा। अगर क्वेश्चन में माइनस दे रहा होगा तो आंसर में प्लस वाला आएगा, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो अगर एक एंडो होगा तो दूसरा एक्सो होना कंफर्म बात। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद। यदि किसी परमाणु ए की Ea का मान या डेल्टा HEG लिख लो, किसी परमाणु ए के डेल्टा HEG का मान 200 हो, 200 किलोजूल पर मोल है ना। यदि किसी परमाणु ए के डेल्टा HEG का मान 200 किलोजूल पर मोल हो, तब परमाणु बी के IE का मान ज्ञात करें। तब परमाणु बी की IE का मान ज्ञात करें, IE का मान ज्ञात करें। ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 200, 0, 100, 200, लास्ट ऑप्शन 1000। आंसर विल बी 1000। किसी भी यहां पर आप क्वेश्चन देखें, आई देकर ईए या ईए देकर आई पूछा गया है। पहली बात तो ये है ना, क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए, आई देकर ईए या ईए देकर आई पूछे, मतलब ये तीन में से कोई रिलेशन काम में आएगा। और इस बार क्वेश्चन में उदासीन के साथ उदासीन ही दिया हुआ, उदासीन के साथ आयन नहीं दिया। पहला वाला जो क्वेश्चन था वहां उदासीन और आयन दिया। जब उदासीन के साथ उदासीन दिया जाए तो आपको थर्ड वाला रिलेशन काम में आएगा। और किसी भी उदासीन परमाणु का IE हमेशा किसी भी सेम या दूसरे उदासीन परमाणु के डेल्टा HEG से हमेशा ज्यादा ही होगा, और इसीलिए आपको आई का मान जो है वो 200 से ज्यादा मिलना चाहिए। एक ही ऑप्शन है। वैसे ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख के कर दिया करो भाई, जो वैल्यू दे रखा है उससे 3 वैल्यू तो नीचे नीचे या बराबर की है और एक वैल्यू ज्यादा की, वही आंसर हो, खत्म। इतना ही वो करना होता, बाकी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना होता इतने तो। पर ठीक है, कभी आ जाए एक से ज्यादा ऑप्शन 200 के ऊपर के होते तो भी आप फिर वो आप सॉल्व कर भी नहीं। मान लो 200 दिया, अब एक 400 देता और एक 800 देता, हमें वैल्यू थोड़ी दी, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, कभी बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या तो एक वैल्यू कम होगी या एक की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नोट एक पॉइंट में बोल दे रहा हूं, लिख लेना, जो अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड था, या थर्ड पॉइंट से रिलेटेड जो नोट था लिखेगा। किसी भी उदासीन परमाणु का IE, किसी भी उदासीन परमाणु का IE सदैव किसी उदासीन परमाणु के डेल्टा HEG से अधिक ही होगा। किसी उदासीन परमाणु का IE सदैव किसी उदासीन परमाणु के डेल्टा HEG से अधिक ही होगा, है ना। अब ये जो किसी परमाणु बोला, अगर ये सेम हो तो भी चलेगा और अगर ये डिफरेंट हो तो भी चलेगा। हमेशा न्यूट्रल में आई ज्यादा और डेल्टा HEG या ये क्या मिलेगा बेटा? कम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। ये दो क्वेश्चंस को लिखने के बाद अब आपको सपोज में यहाँ पर 4 वैल्यू दे रहा हूं, इधर देखना, 100 दिया, 200 दिया, लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए उसको, 300 दिया, 400 दिया। मैंने बोला दो परमाणु है A और B। कौन कौन से परमाणु है? A और B। ठीक है, या मैं ऐसा आपको रैंडमली बोल दूं, है ना। तो एक है फ्लोरीन और एक है क्लोरीन। ध्यान सुनना। अब मैंने बोला ये जो 4 मान दे रखे हैं ना, वैल्यूज वैसे इनकी अलग होती है, बट अपने को टाइप समझना क्वेश्चन में। इन 4 वैल्यू में से एक इसका IE है, एक डेल्टा HEG है, एक IE है, एक डेल्टा HEG। आपको बोला इनमें से इनकी IE और डेल्टा HEG के बारे में बताइए। तो एक बात बताओ, इनमें से IE दोनों की कौन कौन सी होगी? ये दोनों क्या होंगी?
आई होंगे, क्योंकि आई उदासीन उदासीन का आई हमेशा उदासीन उदासीन के डेल्टा एच ज्यादा होगा। तो बेटा वो दोनों तो आई को रिप्रेजेंट कर, और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई को। पहली बात तो ये। और आई आई में बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका आई ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो इसका मतलब है ये किसका आई है? फ्लोरीन का। ये आई है दोनों, पर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। और डेल्टा एचईजी में ये नेगेटिव के हिसाब से चल रहा है ना, किसका मान ज्यादा आएगा? क्लोरीन का। ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। किसमें? ई या डेल्टा एचईजी, जो भी बोलना चाहे बोल दे, ये कंडीशन है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन बना के दे कि कुछ वैल्यू दे दे और दो परमाणु दे दे और बोले भैया कौन सा आई है कौन सा ई है, तो आपको समझ में आना चाहिए उदासीन परमाणु की आई हमेशा ज्यादा, उदासीन परमाणु का ई हमेशा कम। और फिर अब उदासीन उदासीन में आपको पहले से ऑर्डर आना चाहिए, उसी से सॉल्व होगा। ये में भी आपको पहले से ऑर्डर आना चाहिए, उससे सॉल्व कर लेंगे आप। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये तो वैल्यू बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अभी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होंगे बेसिकली। ऐसा क्वेश्चन नीट में आने की पॉसिबिलिटी खत्म है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको पेपर वेपर में मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करोगे कभी मिल जाएगा, इसलिए बता दे रहे। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख रहे होगा आप, सीधी सीधी बात है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा हूं लिखिएगा। निम्न में आईई का क्रम ज्ञात करें। निम्न में आईई का क्रम ज्ञात करें। चलिए, ये आपको चार प्रजातियां दे रखी है, एफ सी एल, एफ माइनस, सी एल माइनस, और इनमें बोला आई का क्रम निकालना। अब आई का क्रम निकालना है फ्लोरीन क्लोरीन। ध्यान सुनना, मेरी बात समझना। जब हमने आई का टॉपिक पढ़ा था, आई पे जा रहे हैं ना, ये नहीं चल रहा, आई पे जा रहे हैं वापस से। आई के टाइम पर मैंने आपको कुछ बातें बोली थी। उदासीन परमाणु के लिए आई हमेशा एंड होता है। मैंने बोलता ऋणायनों के लिए कुछ कहानी आएगी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद, पर उसी का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। आई की जब बात कर रहे हैं, तो आई जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था आई, और एक पढ़ा था सक्सेसिव आई। आई में हम लोग इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकालते हैं? उदासीन परमाणु के लिए। ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं। आई में आपने उदासीन परमाणु के लिए आई पढ़ा, और उसके बाद जब आपने क्रमागत आयनन ऊर्जा निकाली थी बेटा, तो वहां पर आपने धनायनों का आई पढ़ा था। क्रमागत में प्लस आ गया था, तो धनायनों का आई पढ़ा था। हमने ऋणायनों का आई नहीं पढ़ा है। हमने ऋणायनों का आई नहीं पढ़ा है। आप जब भी आई पढ़ रहे थे, तो आप न्यूट्रल का या केटायंस का आई पढ़ रहे थे, क्योंकि ये I2, I3, I4, उसमें आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, आप धनायन बना के आई पढ़ रहे थे। ऋणायनों का आई, इसको तो आप आई से सॉल्व करेंगे। और इन दोनों के आई का वैल्यू मेरे हिसाब से पता भी होगा आपको, ये न्यूट्रल है, तो इन दोनों के आई का ऑर्डर हमें पता है पहले कि फ्लोरीन ज्यादा होगा क्लोरीन से। ये तो हमने इसको तो सॉल्व कर लिया न्यूट्रल को। ये दोनों न्यूट्रल है या ऋणायन है बेटा? ऋणायन। ऋणायनों में आई को सॉल्व करना है। ऋणायनों का आई नहीं हमने नहीं पढ़ा, ऋणायनों के आई को यहां से सॉल्व किया जाएगा। इससे रिलेशन देखो ध्यान से। क्या ऋणायन का, वन नेगेटिव आयन का आई हमेशा उदासीन के डेल्टा एचईजी के बराबर होगा या नहीं होगा बेटा? होगा। तो आपके पास ऋणायनों के आई को सॉल्व करने का वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी समझ ले, एक कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं आप कि ऋणायनों का आई आपने नहीं पढ़ा। आपने ऋणायनों का आई नहीं पढ़ा, पर क्या आपने उदासीन का डेल्टा एचईजी पढ़ रखा है? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व यूजिंग डेल्टा एचईजी। इससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन हमेशा आई के लिए, है ना। आई निकालेंगे लेकिन डेल्टा एचईजी की मदद से। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि डेल्टा एचईजी ऑफ एफ, तो क्या ये डेल्टा एचईजी ऑफ एफ आई ऑफ एफ माइनस के तुलनात्मक होगा या नहीं होगा बेटा? होगा। ये कहानी बन गई। और इसी तरीके से मुझे आई ऑफ एफ माइनस से निकालना और आई ऑफ सीएल माइनस भी निकालना, तो यहां पर मैं आई ऑफ सीएल माइनस ले लेता हूं। मुझे एफ और सीएल के बारे में जानकारी नहीं है माइनस में आई की, लेकिन मुझे इनके उदासीन के डेल्टा एचईजी की जानकारी तो बिल्कुल है। ये बना दिया। अब क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और हमें इन दोनों की तुलना करनी है, अब इन दोनों की तुलना कर ले, बात तो वही पड़ रही है। क्या डेल्टा एचईजी ऑफ एफ और डेल्टा एचईजी ऑफ सीएल में, डेल्टा एचईजी ऑफ एफ और डेल्टा एचईजी ऑफ सीएल में, क्या हम ये जानते हैं कि सीएल का डेल्टा एचईजी ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। ये उसी का तो ज्यादा होता है। अब अगर आपने इसको ज्यादा रखा, तो इसके बदले ये वैल्यू पुट कर दो। यहां पर क्या आ जाएगा? आई ऑफ सीएल माइनस, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो इसके बदले हमने ये रख दिया, और यहां पर हम लिख देंगे आई ऑफ एफ माइनस।
तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑर्डर क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, मतलब इस तरह से ऑर्डर आएंगे। अब आपने उदासीन उदासीन को पहले सॉल्व कर लिया, आयन और आयन को अब सॉल्व कर लिया। अब एक बात बताओ, इसका ऑर्डर बन गया, मतलब इन दोनों में से किसका आई ज्यादा, सीएल माइनस आई ज्यादा। अब दोनों को मिक्स करने की बारी आ रही है कि इसको इसके साथ मिक्स करो। अब मिक्स कैसे करेंगे, मिक्स होगा यहां से, क्या उदासीन परमाणु की आई और उदासीन परमाणुओं का ये, ये उदासीन परमाणु का ये ही तो है एक तरह से। क्या उदासीन परमाणुओं का आई और उदासीन परमाणु के ये में से आई का मान हमेशा ज्यादा होगा? यस, मतलब ये दोनों आगे जाएंगे और ये दोनों पीछे जाएंगे। तो जब ये दोनों आगे जाएंगे तो इनमें से आगे कौन है, फ्लोरीन, और इनमें से कौन है, ये उदासीन परमाणु के आई था। और अब जो आएंगे वो ऋणायनों का आई होगा, मतलब वो उदासीन का ई होगा, और उदासीन के ई में पीछे आएंगे ऑर्डर, है ना। और इसमें आप बताइए पहले कौन आएगा, Cl माइनस, और फिर कौन आएगा, F माइनस। ये ऑर्डर बन जाएगा। ये बन गया एनायन के लिए और ये बन गया न्यूट्रल के लिए। ये दोनों आगे क्यों आए, क्योंकि ये आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दोनों पीछे क्यों आए, क्योंकि ये उदासीन के ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उदासीन का ई पीछे, उदासीन का आई आगे। ये क्रम बना। वो बहुत खतरनाक, मतलब मेहनत वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब इसको आगे देख ले। मान लो एक ही वर्ग है, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही वर्ग का है, और यहां पर आ गया F माइनस Cl माइनस, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे घुमा दो बस। ये ऑर्डर है, ठीक है। आई का ऑर्डर जब भी आए वो नॉर्मल ग्रुप बना ले, टॉप टू बॉटम सेम वर्क का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, उसी का आयन सामने लिखा, ऑर्डर घुमा दो, ये कम है और ये ज्यादा है। ये आ गया मिनिमम और ये आ जाएगा मैक्सिमम। अब इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं आपको कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, और ऑक्सीजन का एनायन और सल्फर का एनायन है, आई का ऑर्डर बना दो, उसे घुमा देना। सबसे आगे कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, सल्फर, फिर कौन आएगा, S माइनस, फिर कौन आ जाएगा, O। ठीक है, ये आई का ऑर्डर है। लेकिन एग्जाम में ये लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि ऋणायनों का आई पूछे तो ऋणायनों के आई को किससे सॉल्व करना है बेटा, उदासीन के ई से सॉल्व करना है। ये बात जरूर ध्यान में रखें, नोट करें इसको, आगे बढ़े। अब जल्दी हाथ चलाओ, कैसे मरे मरे लिखते हुए, लिखो बड़ा, उड़ा दूंगा मैंने तो इधर से। जल्दी लिखा करो। वेरी गुड, शाबाश, तुम समझदार बच्चे हो। ये इसको खड़े हो बेटे, तू खड़े तो हो। क्या नाम तेरा, प्रवीण? क्या बात कर रहा था अभी, है? और नहीं, कर्जे किसका ऑर्डर है? हाँ, अबंडेंस का, किसके अबंडेंस का ऑर्डर है? इनर्ट गैस का। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, और मतलब आर्गन, सबसे कम कौन है, कौन? जिनॉन। आर्गन का एक उपयोग बताओ। याद नहीं है? अच्छा, कौन सी दो आखिरी गैस है जो वातावरण में नहीं मिलती है? जिनॉन और रेडॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन का निर्माण की विधि, अब बात करनी हो ना अगली बार तो तैयार रहना। बैठ, ये सबके लिए वैलिड है।
करो बात, लेकिन याद करने के बाद, वरना बेइज्जती चालू करूंगा मैं। इंसान एक ही चीज से तो डरता जीवन में, जलील होने से, है ना। वही कोविड वेज में जलील कर दो, उसका तो आनंद ही अलग होता है ना। जलील जलालत जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। बादशाह अकबर, हाँ। बच्ची नहीं, कोई बात नहीं, जो बची कुची है वो भी बदला है ना, बिल्कुल उतार दे उसको। थोड़ी बहुत तो होगी, कुछ तो कमाई होगी, किसी के नजरों में तो होगी इज्जत। कोई बात नहीं बेटा, खबर तो हर जगह पहुंच जाएगी। दोस्त किस दिन काम आते हैं। चलो लिख लिया, चले, है ना। अब इसमें आगे डिस्कशन कर रहे हैं। कौन बोला नहीं है, कौन बोला, तू बोला, हेलो हेलो। वो पास वाले ने बता दिया मेरे को, तूने बोला। तू खड़ो, नहीं अब तो उसने तेरा नाम पहले लिया, तूने सही नहीं बोला, उसने जो बोला मैं तो वही मानूंगा। पहले तू बता देता तो तू बच जाता। खड़े हो, जल्दी खड़े हो, फटाफट खड़े हो। क्यों इतना धीरे क्यों लिखता तू। तू लिख लिया क्या, नहीं लिखा ना, तो फिर तूने ही नहीं बोला, वो तो लिख के बैठा हुआ, वो क्यों बोलेगा नहीं। इसने नहीं लिखा, लिखता नहीं है ये, दिखा इधर कॉपी घुमा। कोई बात नहीं, उसको क्या करना है, क्रम बनाएगा, अगले साल बनाएगा। तुझे क्यों टेंशन हो रही है, तू तो इस साल बना ले। क्यों लिखा, धीरे धीरे क्यों लिखता है। फास्ट लिखूंगा कि फास्ट लिखता हूं, जल्दी लिखना आपसे। बैठ जा, ठीक है, चले। इधर ध्यान दे बेटा, ये जो अभी क्रम आपको बता दिए है ना, इसमें ये वाला ट्रेंड आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन है ना इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि उदासीन का जब भी मतलब एनायन का जब भी आई का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप किससे सॉल्व कर लेंगे, उदासीन के ये सॉल्व कर। अब एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं जो आई में आपको बताया था। आई का प्रोसेस हमेशा न्यूट्रल एटम के लिए कैसा होगा, एंडो। लेकिन आयन में ध्यान सुनना, न्यूट्रल एटम के लिए सपोज मैं ए ले रहा हूं, ए ले रहा हूं और ए ले रहा हूं, इसमें मैंने माइनस ले लिया, इसमें प्लस ले लिया। ईए में भी ऐसा मैंने आपको बताया था। आई में बात करूं, न्यूट्रल एटम के लिए हमेशा एंडो, कैटायन के लिए हमेशा एंडो, आई की बात। लेकिन इसके लिए मेनली एंडो, मेनली एंडो, और कभी कभार एक्सो। ये समझ में आना चाहिए आई के लिए, ठीक है। ये कब एक्सो होगा वो समझने की हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, और मैंने बोला था ये के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए ये तक का वेट कर रहे थे, अब हम लोग समझना है की बात। मान लो ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो क्या O माइनस का निर्माण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये प्रोसेस आई है या ये है, ई है, ये ई है, ये डेल्टा एच ई जी है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो यहाँ पर। और अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, आई। तो मुझे उदासीन के लिए नहीं, मुझे ऋणायन के आई की बात करनी है, आई की बात करनी है ऋणायन की। तो ऋणायन के आई का क्वेश्चन, ऋणायन के आई का क्वेश्चन हमेशा डेल्टा एच ई जी उदासीन से सॉल्व होगा। अब आप बताओ ये प्रोसेस के बारे में बताइएगा। इस परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रक्रम जनरल वाले केस में आता था, मतलब ये वाला प्रोसेस कैसा होता था, एक्सो। तो रिवर्स वाला प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। तो क्या ऋणायन में से इलेक्ट्रॉन निकलने का जो प्रक्रम है, आई का जो प्रक्रम है, वो एंडो दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस था ये जनरली एक्सो होता था, तो ये वाला प्रोसेस जनरली एंडो ही होगा। लेकिन जब हम वर्ग 18, वर्ग 2 और नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो कहानी घूम जाती है। अब देखिए, अगर मैंने यहां नियोन लिया और नियोन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो किसका फॉर्मेशन होगा, Ne माइनस। और ये जो फॉर्मेशन आप करा रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, मतलब डेल्टा एचईजी की बात हो रही है। ये डेल्टा एचईजी कैसा होता था, एंडो। तो अगर ये डेल्टा एचईजी एंडो है तो इधर का आईई कैसा हो जाएगा, एक्सो। तो ये वाली कंडीशन है, मतलब ऋणायनों के लिए आई, ऋणायन के लिए आई, ऋणायन के लिए आई कैसा भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी होता है। सामान्यतः एंडो होगा, कुछ केसेस में एक्सो होगा, लेकिन बाकी चाहे उदासीन आ जाए चाहे ऋणायन आ जाए, आई विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। दो स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं आपको, लिख लीजिएगा।
नोट बना के। उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु हेतु, उदासीन परमाणु हेतु आईई सदैव एंडोथर्मिक होगा। उदासीन परमाणु हेतु आईई का प्रक्रम सदैव एंडोथर्मिक होगा, ऐसा लिखिए। उदासीन परमाणु हेतु आईई या आईई का प्रक्रम सदैव एंडोथर्मिक होगा, है ना। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे चलिए। ऋणायन हेतु, ऋणायन हेतु, ऋणायन हेतु आईई का प्रक्रम, ऋणायन हेतु आईई का प्रक्रम सामान्यतः, सामान्यतः एंडोथर्मिक, सामान्यतः एंडोथर्मिक, किंतु, किंतु कभी कभार एक्सोथर्मिक हो सकता है, किंतु कभी कभार एक्सोथर्मिक हो सकता है, कभी कभार एक्सोथर्मिक हो सकता है ना। और वो कौन कौन से केसेस है, एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिख दिया मैंने। एक तो ये वाली इक्वेशन आप लिख लें ऑक्सीजन वाली, और एक ये इक्वेशन आप लिख लें नियॉन वाली, और बाकी जनरल कहानी यहाँ समझा दी मैंने, है ना। उदासीन हो, कैटायन हो, तो आई का प्रोसेस कैसा होगा, एंडो एंडो। ऋणायन आए तो मेनली एंडो, और कभी कभार एक्सो वाली कहानी। चलो बेटा ना, अभी ये सारी कहानी समझने के बाद यहाँ पर आई और ये का जो भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो खत्म होता है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता की बात कर रहे हैं, ईएन की बात। ईएन समझने के पहले एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ जो पी ब्लॉक के वाले पॉइंट्स है, और नहीं कर्जे याद आ जाने चाहिए आपको। इसका क्रम है अबंडेंस का, और सबसे ज्यादा कर्जे सबसे कम। आर्गन का यूज क्या बताया था, इनर्ट एटमॉस्फेयर, अक्रिय वातावरण देने के लिए कहां पर, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया। दो इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, और नहीं कर्जे के अलावा, कौन कौन, रेडॉन और ऑर्गन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, इसलिए इनको बनाना पड़ता है लेबोरेटरी में। और कैलिफोर्निया का ऑगी, ये प्रिपरेशन किसका हो जाएगा, ऑर्गन एसिड का। इसके अलावा मैंने बोला था हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, हीलियम और कभी कभार नियॉन कहां से मिलते हैं, और है ना। मिनरल्स जो होते हैं वो कैसे मिनरल होते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी, है ना, आयस्को से मिलते हैं, या खनिज से मिलते हैं, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म बताया था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोला था मैंने उसको। पी का मतलब है पिच ब्लेंड, सी का मतलब है क्लेवाइट, एम का मतलब है मोनाजाइट। हीलियम का जो कमर्शियल सोर्स है ना, कमर्शियल सोर्स है, वो क्या है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस से मिल रही होती है। कमर्शियल सोर्स का औद्योगिक, है ना, जो भी है हिंदी में देख लें, कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। इसके अलावा मैंने बोला था कि जैसे जेनॉन का XeF2 बनता है, दो और परमाणु होते हैं जिनका हेलोजन, मतलब हेलोजन क्या, इनर्ट गैस होते हैं जिनका फ्लोराइड मिलता है। कौन कौन होते हैं, एक तो जेनॉन के ऊपर वाला और एक जेनॉन के नीचे वाला। XeF2 की तरह ऊपर कौन आता है, जेनॉन से पहले क्रिप्टॉन, और नीचे कौन आता है, रेडॉन। तो KrF2 और RnF2 भी नेचर में मिल रहे होते हैं, जिसमें से RnF2 कौन से टेक्निक से मिलता है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाता है कि कुछ ऐसे इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जिनके ट्रू कंपाउंड्स नहीं मिलते। ट्रू कंपाउंड्स किस किस के नहीं मिलते हैं, जैसे आपको बोला था कि ये पॉइंट लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, सोच लो, नहीं लिखाए थे, फिर से सोच लो। ट्रू कंपाउंड्स के बारे में बोला था, इन दोनों का KrF2 और RnF2 मिलता है नेचर में। और ट्रू कंपाउंड्स के बारे में बोला था कि हीलियम, नियॉन और आर्गन का ट्रू कंपाउंड आज तक नेचर में नहीं मिला। लिखे थे ये, नहीं लिखे, नहीं लिखे तो लिख लो, कहां तक लिखे थे वो बताओ। औद्योगिक वाला लिखा था, PCM वाला तो लिख लिया था, पिच ब्लेंड, क्लेवाइट, मोनाजाइट, और
KrF2 RnF2, ये नहीं लिखा था? चलो जहां पर लिखा है वहीं पे पहुंच जाओ, वापस ढूंढो पहले, यहीं पे लिख लो, नहीं तो कहीं भी लिख लो मार्जिन मार्जिन। अच्छा यही लिखा था वसीलियम, फिर या तो लेक्चर खत्म हो गया होगा, तो ऐसा हुआ होगा, लेक्चर खत्म हो गया होगा इसलिए नहीं बताया होगा, जगह छोड़ी थी ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई बात नहीं, जिसने जहां भी लिखा है लिख लो, आगे पॉइंट लिख लो, आप तो छोड़ो। आपको ये बताया कि जो XeF2, सुनो मेरी बात, सुनो, आपको ये बोला था कि हीलियम और समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओर्स, है ना, PCM, ये वाला पॉइंट लिखा दिया था। और हीलियम का जो है ना औद्योगिक, वो नेचुरल गैस, ये आ गया, सोर्स है ना, स्रोत की बात करी, ये तो लिखा दिया था। अब उसके आगे का पॉइंट सुनेगा, जैसे जेनॉन नेचर में कंपाउंड्स बनाता है, और जेनॉन का कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड है, हम लोग हाइब्रिडेशन में पढ़ते हैं, XeF2 XeF4 XeF6 वगैरह वगैरह, तो जेनॉन का डाइफ्लोराइड मिलता है बेटा नेचर में XeF। अगला पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जेनॉन का जैसे डाइफ्लोराइड बनता है ना, वैसे और दो इनर्ट गैस जिनके फ्लोराइड्स या कंपाउंड, इनर्ट गैस वो माने जाते थे जिनके कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर जेनॉन के कंपाउंड तो हम लोग पढ़ते ही हैं। क्या जेनॉन के अलावा और भी कोई इनर्ट गैस है जिसके कंपाउंड मिलते हैं? तो यस, KrF2 और RnF2 नेचर में मिल चुके हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन से कंपाउंड मिले हैं? जेनॉन के ठीक ऊपर वाला और जेनॉन के ठीक नीचे वाला, इन दोनों के कंपाउंड नेचर में मिल चुके हैं। पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना, KrF2 तथा RnF2, KrF2 तथा RnF2 एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना, इनका अस्तित्व होता है। अब इनमें से एक बात सुनेगा, ये जो RnF2 है, एक बात बताओ मुझे, क्रिप्टॉन और रेडॉन में से अगर मैं पूछूं तो रेडॉन, क्या रेडॉन आपको रेडियो एक्टिव है या नहीं, ये पता है या नहीं पता? पता है, रेडियो एक्टिव है। और अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इसको जब ढूंढा गया, RnF2, एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी की, जो RnF2 की खोज हुई है वो एक टेक्निक के थ्रू हुई है, उस टेक्निक को बोलते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियो ट्रेसर। एक लाइन अगली बोल रहा हूं, RnF2 की खोज रेडियो ट्रेसर टेक्निक द्वारा हुई है। RnF2 की खोज रेडियो ट्रेसर टेक्निक द्वारा हुई है। RnF2 की खोज रेडियो ट्रेसर टेक्निक द्वारा हुई है। ठीक है, तो कभी ये कंफ्यूजन हो जाए कि भाई रेडियो ट्रेसर किसके लिए था, KrF2 के लिए था या RnF2 के लिए था, तो रेडियो एक्टिव से समझ में आ जाती है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए क्या लगा होगा बेटा, रेडियो ट्रेसर टेक्निक लगा होगा। इसके अलावा अगला पॉइंट सुनेगा, क्या क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के कंपाउंड मिल गए या नहीं मिल गए? बेटा मिल गए। अब बात आती है हीलियम, नियोन और आर्गन की, तो हीलियम, नियोन, आर्गन के आज तक कोई भी ट्रू कंपाउंड एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिले, अभी तक तो नहीं मिले कम से कम। तो आप अगला पॉइंट एनसीईआरटी यही लिखता है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, ऐसा, या एक काम करें, हीलियम, नियोन, मैं इंग्लिश में लिखा दे रहा हूं आपको, ट्रू कंपाउंड का हिंदी में जो भी वहां लिखा हो देख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। नो ट्रू कंपाउंड्स, ऐसा लिखे, नो ट्रू कंपाउंड्स, नो ट्रू कंपाउंड्स ये लिख लो, नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन हैव बीन डिस्कवर्ड येट। मतलब अभी तक हीलियम, नियोन, आर्गन के कोई भी ट्रू कंपाउंड्स की खोज नहीं हुई। ट्रू कंपाउंड्स कहने का मतलब ये है जहां पर ये वास्तविक बंध का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे XeF2 बनता है बेटा, तो XeF2 आप लोग जानते हैं कि वहां पर जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सल्फेटिक बॉन्ड होता है। ट्रू कंपाउंड वो कंपाउंड माने जाते हैं, देखिए केमिकल बॉन्ड में आप पढ़ते हो दो तरह के आकर्षण होते हैं, एक होते हैं मजबूत आकर्षण, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और एक होते हैं वीक फोर्स, वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप। तो ट्रू कंपाउंड उन्हें माना जाता है जहां पर वास्तविक बंध उपस्थित होता है, और वास्तविक बंध कहने का मतलब है या तो आयनिक बॉन्ड हो, या कोवेलेंट बॉन्ड हो, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। इस तरह के बॉन्ड को क्या मानते हैं? वास्तविक बॉन्ड मानते हैं। जैसे XeF2 में वास्तविक बॉन्ड है, KrF2, RnF2 में वास्तविक बॉन्ड है। इनका वास्तविक बंध वाला यौगिक आज तक नहीं मिला। हाँ, इनके वीक फोर्स वाले कंपाउंड मिल जाए, जैसे पानी में घोल दिया हीलियम को, तो ये डाइपोल है, ये न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा।
तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या इस तरह के यौगिक मिलते, पर इसमें कोई वास्तविक बंध का निर्माण नहीं हो रहा होता। तो ये बात कहना चाह रहा है कि हीलियम नियोन आर्गन का कोई भी ट्रू कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। एक नाम आपने सुना होगा क्लैथरेट यौगिक, वहां पर भी यही बात आती है कि हीलियम नियोन ये जो छोटे होते हैं क्लैथरेट यौगिकों का निर्माण भी नहीं करते, कि वो पी ब्लॉक में देखा जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इनर्ट गैसेस के बारे में एनसीईआरटी में दे रखी है, उसका उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। इसको एक दो बार और हम लोग है ना आगे आने वाले लेक्चर्स में से बीच बीच में मैं रिवाइज करा दूंगा पॉइंट्स आपको। खैर अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता ईएन पे आ रहा है, ध्यान सुनेगा। ईएन होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए दो परमाणु लिए हमने H और H, ठीक है, और एक यौगिक लिया हमने H और F, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, सर ने बहुत कुछ आपको बता भी दिया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट इसको। मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर HF की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के इधर उधर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हाँ बंध बनाने में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने साझा किया। सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा होने से होता है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर मेनली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे होंगे। दूसरी बात ये कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कौन करेगा, अधातु और अधातु, ये बात ध्यान होनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर एक धातु आया और एक अधातु आया तो धातु का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन देने का और अधातु का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो धनायन बन जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन बन जाएगा। दोनों एक दूसरे की शर्तें पूरी कर रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों अधातु है तो अधातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का, लेने का। ये तैयार बैठा हुआ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दे दे कोई तो मैं तैयार हो जाऊंगा बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे ये भी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दे दे कोई तो मैं बॉन्ड बना लूं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हुए तो देखा कौन, बात तो यार। तो फिर दोनों ने बहुत देर तक इंतजार किया होगा, बोले कोई इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, कोई सोडियम वोडियम आ जाए, इलेक्ट्रॉन दे बॉन्ड बना, कोई नहीं दे रहा। तो अब ये क्या करा, बोले चलो साझा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा, बराबर बराबर बांट ले तो बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने साझा किया, इस तरह से इन्होंने भी साझा किया। अधातु में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा और इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर क्या हो जाएगा बेटा, बंध का निर्माण हो जाएगा। ऐसे बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध को ला जाता है। अब आइए आगे कहानी पर। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, साझा। जब ये बॉन्ड बन रहा था तो बॉन्ड बनते वक्त इनका एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन को कहां रखना है, मध्य में रखना है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया तो एक तूने दिया, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन साझा किए, म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं इसको। तो जब ये बराबर साझा हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे हिस्सेदारी भी दोनों की अगर बराबर है तो हक भी दोनों का बराबर होना चाहिए, इसलिए बीच में रखेंगे। लेकिन जैसे ही बंद बना इनके नियत में खोट आ जाती। क्यों खोट आ गई, इसने बोल सोच रहा है, ये सोच रहा है इलेक्ट्रॉन तो आ गए बीच में, लेके भाग जाता हूँ, मेरा काम हो गया, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मुझे क्या मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहे ना रहे। ऐसे ही हाइड्रोजन सोच रहा है, बोले वाह 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 इलेक्ट्रॉन तो आ गए बीच में, लेके भाग जाते हैं ना। तो वो वाली कहानी। अब दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भागने की कोशिश करें, दोनों ने इलेक्ट्रॉन पे झपट्टा मारा, एक साथ मार दिया गलती से, है ना। ऐसा सोचा कि ये सो रहा होगा वो सो रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन झपट्टा मार दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पे दोनों ने एक साथ झपट्टा मारा तो दोनों में लड़ाई होगी। उसने भी देख लिया, बोले अच्छा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, बोले अच्छा तू भी लेके भागेगा, रुक अभी बताता, ठीक है। तो वे लड़ने लगते दोनों। अब जब लड़ेंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जो पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और अब हमें ये पता होना चाहिए पहले से कि दोनों में से पावरफुल कौन है। कैसे पता चलता है, ईएन की वैल्यू से पता चलता है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको इतना पता भी होगा फ्लोरीन तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो अभी फ्लोरीन का ईएन ज्यादा। फ्लोरीन इसको मार मार के दे, 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 इसका तो सुझा देगा मुंह पूरा, है ना। अब हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींच लिया और फ्लोरीन ने खींच लिए। तो अब सोचिएगा फ्लोरीन के पास पहले जितना इलेक्ट्रॉन का घनत्व होना चाहिए था, क्या इलेक्ट्रॉन के घनत्व की शिफ्टिंग फ्लोरीन के प्रति हो गई या नहीं हो गई बेटा, हो गई। इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से आए, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाइड्रोजन ने ये नहीं बोला कि ले जा, लड़ रहे दोनों, इलेक्ट्रॉन रखे बीच में, इधर हाइड्रोजन इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन ने उठाया भागा, हाइड्रोजन गया नहीं, हाइड्रोजन पैर पकड़ लिया उसने, फ्लोरीन जा रहा हो, हाइड्रोजन यूं ही चल रहा साथ में पीछे यूं, है ना। तो हाइड्रोजन, ध्यान सुनो, हाँ वो पुरानी पिक्चर में देखा होगा ना, वो डाकू आता है ना, वो पुलिस वाले घर में घुसता है,
दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बच्चा उठा के भाग जाता है, बाद में डाकू बनता है, ये पुलिस बनता है, फिर लड़ते दोनों, फिर टी शर्ट फटती है, इधर टैटू निकलता है, इधर टैटू निकलता है, भाई है ना। तो वाली कहानी चल रही। हाँ सुनो, तो यहाँ पर भी ये पुरानी मूवीज में यही हुआ करता, कॉमन स्टोरी है ना। अगर ये नहीं देखी तो जिंदगी खराब है तुम्हारी, ठीक है। हाँ, तो अब सुनो, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन गया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, भागने लग गया। हाइड्रोजन बोला नहीं नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन मेरे भी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा प्लीज, तो साथ में चले यार, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दिया उसने, है ना, साथ ही थोड़ा बॉन्ड बना के रखना था। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी तरफ आंशिक रूप से गया, इसने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से जाने नहीं दिया, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और इस पे जो इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन बीच में होते बेटा, तो सोचिए इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन का अब उधर चला गया, मतलब नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, तो इसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरह से तो नहीं गई है, इसीलिए क्या आएगा बेटा, आंशिक। तो जितना इस पे माइनस आ रहा होगा, लगभग उतना ही इसके ऊपर प्लस आ रहा होगा, ऐसी कहानी चल रही है। अब अगला कंडीशन क्या बन रहा है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग हुई, ये जो चार्ज डेवलप हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मतलब चार्ज सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, दो तरह के पोल बन गए, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड। अभी हम बॉन्ड की बात कर लेते हैं केवल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो आगे देखेंगे जब डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। तो ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा, पोलर। पोलर बॉन्ड या ध्रुवीय बंध का निर्माण क्यों होता है, जब दो परमाणु जिनके मध्य में बंध बना होता है, उनमें ईएन का क्या हो बेटा, अंतर हो, तो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दूसरा नहीं खींच पाएगा, प्लस माइनस आ गया, मतलब बॉन्ड में ध्रुवणता उत्पन्न हो गई, पोलैरिटी उत्पन्न हो गई। अब यहाँ है, ये दोनों आए साझा करने के लिए, एग्रीमेंट पे साइन हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, बीच में रख भी दिया, फिर दोनों के नियत में खोट आ गई, बोले लेके भाग लो, दोनों लड़ने के लिए, जैसे हाथ डाले इलेक्ट्रॉन पे, दोनों तू लेके जाएगा, रुक जा, बोले तू लेके जा, रुक जा, लड़ाई करी, टी शर्ट फट गया दोनों, भाई भाई, अरे भाई 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 है ना। तो बोला कोई बात नहीं, मिल बांट के आराम से इलेक्ट्रॉन बीच में, क्यों, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, बराबर। तो कोई इलेक्ट्रॉन ना खींच पाएगा ना कोई दे पाएगा, इसका मतलब है ना डेल्टा प्लस आएगा ना डेल्टा माइनस आएगा, मतलब बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं। तो ये सारा खेल, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा करेगा, कौन नहीं करेगा, किसी भी साझा बंध में, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ईएन के बारे में जानकारी। तो ईएन सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी परमाणु साझा बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जितना अधिक आकर्षित करेगा, हम बोलेंगे कि वो उतना अधिक विद्युत ऋणी होता है ना। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिखिएगा। लिखिएगा, किसी भी परमाणु का वह गुण, किसी भी परमाणु का वह गुण जिसके द्वारा, किसी भी परमाणु का वह गुण जिसके द्वारा वह सह संयोजक बंध में साझा इलेक्ट्रॉनों को, जिसमें वह सहसंयोजक बंध में साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला पॉइंट बना के लिखे, दो तीन पॉइंट्स यहां पर लिखवा दे रहा हूं। ईएन कॉमा करके लिखे आगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर नहीं करता है। ईएन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आईई पढ़ा था, ईए पढ़ा था, तो आईई और ईए में हर बार एक्सचेंज होते थे, S2 P1 P3 P4 V4 लेफ्ट टू राइट जब आप जाते थे। यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ईएन को विन्यास से कोई लेना देना होता ही नहीं, ये तो सिर्फ पावर है खींचने का, उसमें कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं होगा। वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ने या हटाने होते थे, या जोड़ना या हटाना नहीं, यहाँ सिर्फ खींचना है, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं आ रहा होगा। अगला पॉइंट लिखे, इसे एक्स से दर्शाते हैं, इस तरह से अगर लिख दे, देखो एक्स ए लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये ए की विद्युत ऋणता की बात कर रहा है। वैसे ये सिंबल काय होता है, ऐसा थोड़ा सा एक्स है ना, काय बोलते हैं इसको, लेकिन ठीक है, आप एक्स की तरह ही दिख रहा होगा आपको, तो इसे एक्स से दर्शाते हैं। और
नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इकाई रहित, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, इकाई रहित। और क्या आगे क्वांटिटी क्या बोलते हैं, राशि, जो भी बोलते हैं। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। चलो, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो अभी आपने टर्म्स लिखी उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन बना ले थोड़ा सा। यहां से आपको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में कहानी समझ में आ जाएगी। अगर दोनों एटम्स की ईएन बराबर है तो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, नॉन पोलर। और अगर दोनों में से किसी एक एटम का ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा, पोलर। इसको नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं स्केल्स के ऊपर कि किस तरह से ये पता लगाएंगे कि किस परमाणु का ईएन ज्यादा है और किस परमाणु का ईएन कम है। चलिए बेटा, है ना। अब ये ईएन का पूरा रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद अब हम लोग ये समझने वाले कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि किस परमाणु का ईएन ज्यादा है और किस परमाणु का ईएन कम। उसके लिए हमें कुछ स्केल्स पढ़नी होती है। और ये जो मापक हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें से सबसे पहला जो स्केल हमें पढ़ना होता है वो कौन सा होता है बेटा, पॉलिंग स्केल। दो स्केल पढ़ेंगे मिलियम, एक पॉलिंग स्केल आएगा, एक मोलिकन स्केल आएगा। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट स्केल है जो काम में आएगी वो कौन सी स्केल आएगी बेटा, पॉलिंग स्केल ही काम में आएगी। मोलिकन का सिर्फ एक फॉर्मूला हमें समझना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग मेनली यूज करेंगे पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल को प्रेफरेंस इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि ये जो ईएन का पूरा कॉन्सेप्ट है लाने वाले यही है। इन्होंने सबसे पहले ईएन जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करी थी और उसके बारे में समझाते हैं, इसीलिए इसी स्केल को हम लोग प्रेफर भी करेंगे। और दूसरा, इसके जो वैल्यूज होती हैं वो 1 2 3 4 ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज होती है, तो याद करना भी कंपैरेटिवली क्या होता है, आसान होता है दूसरे स्केलों की तुलना में, इसलिए इसी को यूज किया जाएगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ किस तरह से ये स्केल बनी थी। इनमें स्केल में कुछ वैल्यूज आपको लिखाई जाएंगी, ये सब एक फॉर्मूले के थ्रू निकाली गई है। फॉर्मूले से तो आपने कोई लेना देना नहीं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हाँ उसके बारे में कुछ थोड़ी सी कहानी लिखी है एनसीईआरटी में, वो कहानी मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या है। देखें, इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था ईएबी टाइप का। वो फॉर्मूला क्या था कि जो इनको डेल्टा ए बी निकालना था। डेल्टा ए बी का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ एक्स ए माइनस एक्स बी, ये कह रहा हूँ, ठीक है। और एक्स ए माइनस एक्स बी का जो वैल्यू ये निकालते थे वो निकालते थे एक फॉर्मूले से जिसमें ऐसा 0.208 और ई ए बी है ना माइनस ई ए इंटू ई बी बी, इस तरह का कुछ फॉर्मूला था इनका, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला क्या समझा रहा है आपको वो समझने की कोशिश करिए आप। तुम्हें इस फॉर्मूले में मान लो इन्होंने एक कंपाउंड लिया और वो कंपाउंड कौन सा लिया, ध्यान सुन, एच एफ। तो एच एफ की कुछ बॉन्ड एनर्जी रही होगी, उस बॉन्ड एनर्जी को इन्होंने क्या बोला, ई ए बी। क्योंकि ये जो पूरा स्केल था ये किसके ऊपर बेस्ड था, बॉन्ड एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर बेस्ड था। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एच एफ आ गया, इसका कुछ बॉन्ड एनर्जी था, इस बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू इन्होंने यहाँ रखा। फिर ई ए मतलब ई एच एच और ई बी बी मतलब ई एफ, इसका कुछ वैल्यू लिया इन्होंने और इसका जो वैल्यू था उसको यहाँ रखा। इसको सब कुछ सॉल्व वॉल्व करने के बाद इनको कुछ वैल्यू निकल के आती है। जो वैल्यू निकल के आती है उसको उन्होंने यहां रख दिया। मान लो वो वैल्यू आई 10, मान लो वो वैल्यू आई 10। अब ये 10 तो निकाल लिया इन्होंने, लेकिन जब तक ये और ये ना पता हो तब तक 10 का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये 10 तो बहुत सारे तरीकों से आ सकते। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि 10 आ जाए।
तो अब इनके पास इसका और इसका तो वैल्यू था क्योंकि हाइपोथेटिकल काम चल रहा सारा। तो इन्होंने दोनों में से एक का मान अज्यूम कर लिया, अज्यूम किया, लिखा स्पष्ट रूप से। वो जिसका मान इन्होंने अज्यूम किया वो तत्व था फ्लोरीन, और फ्लोरीन का मान इन्होंने अज्यूम किया, पता नहीं क्या सोच के हो सकता बर्थडे बर्थडे होगा इनका या कुछ भी होगा, ऐसे कर लिया, चाह रहे ना, वैसे ही होता है, वैल्यू तो इंसान के दिमाग में सबसे पहले ऐसी आती है, ठीक है। हाँ, जो भी रहा हो, तो इन्होंने 4 अज्यूम कर लिया। अब जब 4 अज्यूम कर लिया, इधर ध्यान सुनना, अगर मान लो इसका वैल्यू 4 अज्यूम कर लिया, अब मैं एग्जैक्ट कहानी पे आ जाता हूं थोड़ा सा, तो यहां पर जो डिफरेंस आया वो 1.9 है HF, तो इन्होंने इसका वैल्यू मान लिया 4। तो अगर ये 4 मुझे पता है और ये मुझे पता है, तो क्या मैं इसका मान निकाल सकता हूँ? यस, इसका मान कितना आएगा? 2.1। तो इस तरह से उन्होंने हाइड्रोजन का वैल्यू कितना निकाला? तो हुआ क्या, उनको एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ी, और वो वैल्यू किसकी अज्यूम की गई है? फ्लोरीन की वैल्यू अज्यूम की है। एक की वैल्यू पता चल गई तो दूसरे की वैल्यू निकाली। अब उनको फ्लोरीन का ईएन पता चल गया, मतलब मान लिया उन्होंने, और हाइड्रोजन का ईएन उनको पता चल गया। अब उन्होंने अगला कंपाउंड ले लिया HCl, इसका बॉन्ड एनर्जी, HH का बॉन्ड एनर्जी, CCl का, ClCl का बॉन्ड एनर्जी, H का वैल्यू उनको पहले से पता चल गया, Cl निकाल लिया। ऐसे चेंज कर करके उन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके ईएन की वैल्यू निकाली। तो ईएन के वैल्यू के लिए इन्होंने किसका इस्तेमाल किया? बॉन्ड एनर्जी का। किसकी वैल्यू अज्यूम करी? फ्लोरीन की। क्या वैल्यू अज्यूम करी? 4। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इतनी कुछ बातें इसके बारे में। क्या अब आते हैं उस फॉर्मूले में, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके उन्होंने वैल्यूज निकाली, तो वो वैल्यू क्या क्या आती है, वो उसके ऊपर हमें बात करना, और यही हमारे काम की बात है। पहली बात, नियोन और आर्गन, इनका ईएन उन्होंने मान लिया 0। क्यों मान लिया 0? क्योंकि भाई यहां पर स्केल में सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड नहीं बनाते, तो बॉन्ड एनर्जी कहां से लाएंगे? तो उसको मान लिया 0। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फ्लोरीन का वैल्यू 4 आ गया, इसका वैल्यू, ये 2 वैल्यू कम से कम आपको पता होनी चाहिए, फ्लोरीन याद भी रहता। अब सेकेंड पीरियड में जब आप इधर से इधर आ रहे हो, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई बढ़ा था, ईए बढ़ा था, ईएन भी बढ़ेगा। इधर आने पर ईएन कम हो रहा होगा। कितने से घटाना? 0.5 से। अगर वो 4 है तो ये 3.5 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 2 है, ये 1.5 है, और ये मतलब 0.5 से इधर आने पे कम करते जाइए फ्लोरीन के हिसाब से। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या ईएन का वैल्यू लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है? यस। आई और ये की तरह इसमें लगातार बढ़ भी रहा है, पर वहां पर एक्सचेंज हुआ करता था, या कोई एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि ईएन विन्यास पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़िए, डाउन द ग्रुप जाने पर आई भी कम होता था, ई भी कम होता था, ईएन भी कम होगा। इसका वैल्यू आता है 0.9, इसका वैल्यू आता है 0.8, 0.8, 0.7, 0.7। सर ये 0.8 तो बराबर दिख रहा है, आपको दिख बराबर रहा है, बराबर है नहीं, क्योंकि इसके आगे भी डेसिमल प्लेस में वैल्यू होती है, उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन आपने को तो बराबर दिख रहा है, लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन घट रहा है। अब आइए यहाँ इस वाले सेकंड वाले पीरियड में, ये वो तत्व आपके सामने लिखे गए जिनका ईएन का मान आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, इसीलिए सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूं। इनका ईएन में 0.5 का अंतर था, वो बना लिया। यहां पर ईएन में 0.3 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 0.3। मतलब अब इधर से इधर जाऊंगा तो 0.3 से बढ़ाना है, तो ये आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 2.1। यहां तक 0.3 से बढ़ाना है, उसके आगे 0.4 और उसके आगे 0.5। 0.4 से बढ़ा दें और फिर 0.5 से बढ़ा दें, ये वैल्यू आ जाती है। अगर सल्फर और क्लोरीन को याद रखने में दिक्कत है, वो अभी हम लोग कॉमन वैल्यू देखेंगे, जैसे कार्बन का और सल्फर का वैल्यू बराबर दिख, यही वैल्यू आयोडीन का भी होगा, यही वैल्यू आयोडीन का भी होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इशक। क्या बोलेंगे? इशक, है ना, या फिर इशक बोल दे, या कुछ लोग इंडिया से चाइना बोल देते, कुछ CSI बोल देते, चाइना से इंडिया, जो याद करना हो याद कर लेना, याद कर लेना बस। ठीक है, आगे सुने और सुनेगा ध्यान से। यहां पर बेचारे अलादीन की वैल्यू बराबर है, ऑलमोस्ट सिमिलर ईएन लिख रहा हूं मैं, ध्यान सुनना जो बात बोल रहा हूं। मैंने लिखा है ऑलमोस्ट सिमिलर ईएन, मतलब लगभग बराबर ईएन। आपको ये बराबर दिखेगा, ये बराबर है नहीं, क्योंकि इसके आगे जो डेसिमल प्लेस है वहां पर दोनों में अंतर होगा। लेकिन जब तक हम उसके ऊपर बात नहीं करते, आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी तब मैं फिर से बोलूंगा ये बात, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं ऑलमोस्ट सिमिलर ईएन, बराबर नहीं लिखा, इक्वल नहीं लिखा मैंने, सिमिलर लिखा है ना, लगभग बराबर वाली बात। एक तो ये ऑर्डर आ गया।
एक आ गया इशक वाला, इंडिया से, चाइना बोलते या इशक बोलते चलेगा। इसके अलावा देखिए, क्या आपको नाइट्रोजन और क्लोरीन का ईएन भी बराबर दिख रहा है बेटा? ये बस ये कार्बन नाइट्रोजन का जो ट्रेंड है वो उठा के यहां लिख देना है, आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे नकल। नकल का ईएन क्या रहेगा बेटा? लगभग बराबर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी केसेस में सेम है, जैसे हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, इसका वैल्यू सेम है। हैरी पॉटर याद कर लें या एचपी याद कर लें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या पीएच याद कर लो, पीएच स्केल से कुछ भी याद कर लो, याद करना है। तो ये वो कंडीशन है जिनका, सर इनका भी तो सेम है, इनको क्यों नहीं लिख रहे? इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इसलिए नहीं लिख रहे, अननेसेसरी फालतू में टाइम पास करने से मतलब नहीं। तो ये वैल्यूज, ब्रोमीन का वैल्यू 2.8 है। तो ये आपके सामने स्केल्स हैं, किसकी क्या वैल्यू होती है, लिखें इसको फटाफट। बढ़ते हैं दूसरे स्केल की तरफ। चलो बेटा यहां पर ध्यान देंगे आप। पहला वाला स्केल हो जाने के बाद दूसरे स्केल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और सेकंड स्केल जो आपको पढ़ना है वो कौन सा स्केल है बेटा? मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल को दर्शाया कैसे जाएगा बेटा? एक्स एम से, एक्स का मतलब है ईएन और एम मतलब मूलिकन स्केल द्वारा जो विद्युत ऋणता की वैल्यू आई। एक्सएम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा, जैसे ये पॉलिंग स्केल किसके ऊपर आधारित थी बेटा?
बॉन्ड एनर्जी के ऊपर आधारित थी। वैसे मिलिकन स्केल किसके ऊपर आधारित है बेटा? आईई और ईए, है ना, यहाँ पर लिख भी देता हूं, बेस्ड ऑन आईई एंड ईए। किसी भी परमाणु के आई और ईए का मान लेकर इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी परमाणु का आई लिया, उसी परमाणु का ए लिया और उसके आई और ईए के मान को अरिथमेटिक मीन निकाल दिया, मतलब उसका एवरेज निकाल दिया। जो एवरेज वैल्यू आएगा उसी को इन्होंने क्या बोल दिया बेटा? उसका ईए। जैसे फ्लोरीन का ईए निकालना है तो क्या करा, फ्लोरीन का आई लिया, फ्लोरीन का ही ईए लिया, आई और ईए को ऐड करके अपॉन 2 कर दिया, जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू को इन्होंने क्या मान लिया? ईए। ये बात क्लियर है कि इसका जो ईएन आएगा, फ्लोरीन का यहां से जो ईएन आएगा और फ्लोरीन का वहां से जो ईएन आएगा, कभी भी बराबर तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो बॉन्ड एनर्जी पे आधारित था और ये आई और ईए पे आधारित था। तो जब बराबर नहीं आया तो दोनों में से कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा। तो बेटा मोलिकन स्केल द्वारा मिलने वाला जो ईएन का वैल्यू होगा, सेम परमाणु के लिए बात कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट के लिए मोलिकन से मिलने वाली वैल्यू, जैसे फ्लोरीन लिया और सेम एलिमेंट फ्लोरीन का पॉलिंग से मिलने वाले वैल्यू में हमेशा मोलिकन की वैल्यू बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि आई और ईए, आई का वहां पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। आई और ईए का वैल्यू इतना तो सोचो कि 2, 3, 4 से तो बड़ा ही होगा। आगे बढ़ते कितना बड़ा होगा तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोलिकन स्केल की वैल्यू पॉलिंग स्केल से लगभग 2.8 टाइम्स बड़ी होती है। कब? जब आप कैलकुलेशन किस में कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप आई और ईए को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तब ये कहानी है। आई और ईए को आप किलो जूल पर मोल में लेंगे तो कहानी बदल जाएगी। किलो कैलोरी पर मोल में लेंगे, कहानी बदल जाएगी। लेकिन आपको अननेसेसरी उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ दे नहीं रखा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला समझना है इसके बारे में। और सुनिएगा, ये वैल्यू इतनी ज्यादा आ गई। अब इस वैल्यू से आपने मोलिकन स्केल निकाला, अगर इसी से मुझे पॉलिंग की वैल्यू निकालनी हो तो पॉलिंग की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब बताइए, एक्स एम और एक्स पी का रिलेशन ये रहा। क्या एक्स एम को, एक्स पी को मैं एक्स एम अपॉन 2.8 लिख सकता हूं बेटा, लगभग ये आ जाएगा। और एक्स एम का वैल्यू ये रहा, आई ई प्लस ई अपॉन 2। तो यहां पर मैंने रखा आई ई प्लस ई अपॉन 2 और अपॉन में आई प्लस ई अपॉन 2 के अपॉन में क्या गया? 2.8। घुमाएंगे, रिवर्स करेंगे, डिवीजन आपको आने चाहिए, ये आनी ऐसी बन जाएगी। तो आपको अगर आई और ई की मदद से मोलिकन निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और आई और ई की मदद से पॉलिंग का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू वही निकल के आएगी जो आपके सामने लिखी हुई ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे इस पे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन इस रिलेशन को लेके बनता है कि अगर तत्व का आई, ई और ईएन आपको दिया हो तो कौन सा रिलेशन इनमें से करेक्ट होगा। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, आई, ई, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। निम्न में से आईई, ईए तथा ईएन, आईई तथा आईई, ईए तथा ईएन का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? आईई, ईए तथा ईएन का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद ये आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, वो फैक्टर्स छाप लेना, इसके ऊपर डिस्कशन कल कर दूंगा, लिखाऊंगा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब पता है। यहाँ पर ऑर्डर बना हुआ है, ये देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ईएन लगातार बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा, ईएन कम हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, हमेशा हम लोग क्या लगाते आ रहे हैं? जेड इफेक्टिव। ये दो क्वेश्चन जो है ये कल बोल देना, कल ये डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप नोट कर लें इसको। 4th 5th फैक्टर देखेंगे कल, बाकी इसका एप्लीकेशन और वेरिएशंस पे बात करेंगे।